अज्ञात में है कि भाईयार पंजीकृत करेंगे। आज नहीं तो कल 4 दिन बाद लोकल की पुलिस उसके घर पहुंच जाएगी, उनको टांग के लाएगी, उनको जेल जाना पड़ेगा। भैया और दादा की भाषा नहीं बोलेंगे। अपने बेटे की दवाई होती है, उन्हें कट करती हूँ, जहाँ रोज दवाई लेनी है वहाँ 2 दिन में गैप करके लिखती हूँ। हम एक साइकिल नहीं 6 महीना से ले पा रहे हैं, ये लोग हर महीना BMW कोनो कार ये लोग मालिक कहाँ से ले लेते हैं। दोस्तों, केजरीवाल तो गजब ही कर रहे हैं, खुद ही वकील बनकर जजों की बोलती बंद करवा दे रहे हैं। अब एक और बड़ा झटका दिया है केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को, पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दिया है। मिलॉर्ड के परिवार के सदस्य सरकार के वकीलों के साथ काम करते हैं। बताया जा रहा है कि वे कुछ संगठनों के कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसी बीच विपक्ष के एक बड़े नेता का मामला भी उसी अदालत में चल रहा है। अब जरा दूसरी तस्वीर समझिए। मजदूरों और कर्मचारियों की मेहनत से फैक्ट्रियां और कंपनियां खड़ी होती हैं। मालिक उन फैक्ट्रियों से भारी मुनाफा कमाते हैं और उसी मुनाफे का एक हिस्सा सत्ता में बैठी पार्टी को चंदा के रूप में देते हैं ताकि उनके फायदे और बढ़ सके। लेकिन जब मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग करते हैं तो हालात बदल जाते हैं। कई बार उन्हीं मजदूरों पर कार्रवाई होती है, उन्हें दबाया जाता है और कुछ मामलों में जेल तक भेज दिया जाता है। फिर चुनाव का समय आता है जहां इन्हीं मजदूरों को कुछ आर्थिक सहायता योजनाओं के जरिए प्रभावित किया जाता है। इसके बाद उनसे वोट लिया जाता है और वे फिर उसी व्यवस्था में वापस चले जाते हैं जहां से संघर्ष शुरू हुआ था। इन दोनों परिस्थितियों को समझने के लिए जमीनी हकीकत को देखना बहुत जरूरी है। बात दिल्ली एनसीआर की हो रही है, जहां से जुड़ी एक खबर सामने आई है। यह मामला राजनीति और न्यायपालिका दोनों से जुड़ा हुआ है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली से आई एक खबर के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल किया। इस शपथ पत्र में उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ में शामिल होने पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए और किसी भी प्रकार के संभावित प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। रिपोर्टर्स के अनुसार उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के दोनों बच्चे केंद्र सरकार से जुड़े कानूनी ढांचे में कार्यरत हैं और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ काम करते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने सवाल उठाया कि जब संबंधित वकील एक पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो निष्पक्षता को लेकर आशंका पैदा हो सकती है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह शपथ पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें न्यायाधीश के परिवार से जुड़े पेशेवर संबंधों का जिक्र किया गया है, यानी वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता के अधीन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के दोनों बच्चे काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि तुषार मेहता ही उन्हें केस अलॉट करते हैं। ऐसे में केजरीवाल के मुताबिक माननीय न्यायाधीश के लिए तुषार मेहता के खिलाफ कोई सख्त या प्रतिकूल आदेश देना मुश्किल हो सकता है। वहीं तुषार मेहता ही दिल्ली शराब घोटाला मामले में सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, जबकि इसी मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में चल रही है। दूसरी तरफ इस केस में अरविंद केजरीवाल भी पक्षकार हैं। ऐसे में केजरीवाल ने अदालत की कार्रवाई और उसकी निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। मामला तब और चर्चा में आया जब हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने खुली अदालत में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर सीधा सवाल उठा दिया। इसके बाद कई न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस घटना के वीडियो शेयर किए गए। हालांकि बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन वीडियो को हटाने का आदेश दिया। इसी को लेकर के सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी बातचीत या बहस को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इससे न्यायपालिका की पारदर्शिता पर असर पड़ता है या फिर ये संस्थागत गरिमा बनाए रखने का फैसला था? इसी को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की, यानी मजदूरों की स्थिति की। दोस्तों, नोएडा में कम मजदूरी पर लंबे घंटे काम करने वाले मजदूरों ने जब विरोध प्रदर्शन किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। आरोप है कि कुछ मजदूरों को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें डराया धमकाया भी गया है। ये वही मजदूर हैं जो चुनाव के समय बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए लाए जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। सवाल यह भी उठ रहा है कि प्रशासन और पुलिस की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या उन्हें सिर्फ कानून लागू करना है या कमजोर वर्ग की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है? अब आगे जो वीडियो सामने आया है उसे देखने के बाद कई लोग ये कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत काफी सख्त और कठोर है। आप भी उस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि पूरे मामले को बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर कोई बात ऐसी होती है तो डाटा हम उठाएंगे, अज्ञात में है कि भाईयार पंजीकृत करेंगे, और चाहे कोई दूर दूसरे प्रदेश का हो और चाहे दूर किसी जनपद का हो,
आज नहीं तो कल 4 दिन बाद लोकल की पुलिस उसके घर पहुंच जाएगी, उनको टांग के लाएगी, उनको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन सड़क में कोई उदंडता अभद्रता अगर करोगे तो कार्रवाई करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। एकदम हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे किसी के भैया और दादा की भाषा नहीं बोलेंगे, क्योंकि 4-5 दिन से भैया और दादा की भाषा पुलिस ने बोल लिया। क्या कहा जा रहा है? ये वही लोग हैं जो खुद को कानून का रखवाला बताते हैं। वीडियो में सुनाई देता है कि मजदूरों से कहा जा रहा है, मानोगे नहीं तो उठाकर ले जाएंगे और जेल में डाल देंगे। सवाल ये उठता है कि क्या अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग करना अब अपराध हो गया है? क्या ये मजदूर अपराधी हैं या सिर्फ अपने हक की बात कर रहे लोग हैं? वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी सख्त लहजे में चेतावनी देते दिखते हैं और माहौल ऐसा बनता है जैसे विरोध करना ही गुनाह हो। आरोप यह भी है कि मजदूरों को डराया जा रहा है, लाठीचार्ज की बात कही जा रही है और सख्ती दिखाकर उन्हें पीछे हटाने की कोशिश हो रही है। इसी बीच एक और तस्वीर सामने आती है। एक महिला मजदूर की उम्र कम लगती है, जिम्मेदारियां बड़ी है। वो बताती है कि रोज की कमाई इतनी कम है कि बच्चों की दवाई तक समय पर नहीं दिला पाती। अगर दवा आज देनी है तो कई बार वो 2-3 दिन बाद ही खरीद पाती है। ये कहते कहते उसकी आवाज भर्रा जाती है और वो रो पड़ती है। ये तस्वीर उस हकीकत को सामने लाती है जिसे अक्सर आंकड़ों में नहीं देखा जाता। टाइम लगाने पे 700 रुपए मिलता है और वरना हमारी 350-300 रुपए सैलरी है एक दिन की। एक दिन का 300। एक दिन का 300 और जिसमें हमारे बच्चे की फीस जाती है। मेरा बच्चा यूकेजी में 800 रुपए मैं फीस देती हूँ और ट्यूशन की फीस 500 रुपए देती हूँ। मैं कैसे चलाती हूँ? अपने बेटे की दवाई होती है, उन्हें कट करती हूँ। जहाँ रोज दवाई लेनी है वहाँ 2 दिन में गैप करके देती हूँ, ऐसे करती हूँ। आप जब ये कह रही हैं तो आपकी आंखों में आंसू है, आप रो रही हैं। बिल्कुल ये आंसू ये लोग देखते नहीं होंगे, सरकार देखती नहीं होगी? पता नहीं सर। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मजदूरों को रोज करीब 300 रुपए मिलते हैं और ओवर टाइम करने पर यह रकम 600 से 700 तक पहुंचती है। इस पैसे में उन्हें पूरा घर चलाना होता है, खाना पीना, किराया, इलाज, सब कुछ। ऐसे में जब ये अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग करते हैं तो उसे टकराव की तरह देखा जा रहा है। अब दूसरी तरफ मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ अखबारों की हेडलाइन में यह दिखाया गया है कि हालात बिगड़ने में बाहरी तत्वों का हाथ है और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं। वहीं लिखा गया कि पारिश्रमिक बढ़ा फिर भी मजदूर अड़े हुए हैं, तो कहीं इसे साजिश तक बता दिया गया। आलोचना करने वाले लोग कह रहे हैं कि इन रिपोर्ट्स में मजदूरों की असली परेशानी कम दिखती है और दोष सीधे उन्हीं पर डाल दिया जाता है। सवाल यह भी है कि आखिर इतने सालों में मजदूरी में बड़ा बदलाव क्यों नहीं आया, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती रही है। कुछ सामाजिक और राजनीतिक आवाजें ये भी कह रही हैं कि विरोध करने वाले मजदूरों पर कार्रवाई तो दिखती है, लेकिन जिन पर शोषण के आरोप हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कम नजर आती है। उनका कहना है कि मजदूर रोजगार की तलाश में दूर दूर से आते हैं और उनका मकसद काम करना होता है, न कि किसी तरह का टकराव पैदा करना। इसी बीच एक और दृश्य सामने आता है, मजदूर फिर से धरने पर बैठे हैं। इसका मतलब साफ है कि उनकी मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई है और संघर्ष जारी है। ये ग्रेटर नोएडा के शिव नारद विश्वविद्यालय के बाहर का दृश्य है, जहां श्रमिक और कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है वो इसी प्रदर्शन की है। मजदूर लगातार सैलरी बढ़ाने और ओवर टाइम का भुगतान दोगुना करने की मांग कर रहे हैं। मौके पर पुलिस और प्रशासन दोनों मौजूद है। बताया गया है कि यह वीडियो सचिन गुप्ता द्वारा साझा किया गया है, जिसे अभी दिखाने की कोशिश की गई है। एक और वीडियो में मजदूर अपनी परेशानी बताते हुए नजर आते हैं। पर हमारे ये नहीं समझ में आता है कि ये लोग, हम एक साइकिल नहीं 6 महीना से ले पा रहे हैं, ये लोग हर महीना BMW कोनो कार ये लोग मालिक कहाँ से ले लेते हैं। कह रहे हैं कि एक साधारण साइकिल खरीदने के लिए उन्हें महीनों इंतजार करना पड़ता है, कभी 8 से 10 महीने तक। वहीं दूसरी तरफ बड़े उद्योगपति महंगी कारों में घूमते हैं। इस तुलना के जरिए लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आम और खास के बीच आर्थिक अंतर कितना बड़ा हो चुका है। आंकड़ों की भाषा में भी ये असमानता साफ दिखाई देती है, जहां बड़ी आबादी सीमित संसाधनों में गुजारा कर रही है, जबकि एक छोटा वर्ग अत्यधिक संपन्न है। इसी के साथ एक और मुद्दा सामने लाया जा रहा है कि समाज में ध्यान भटकाने वाली घटनाएं कैसे उभरती हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की एक घटना का जिक्र किया गया, जहां एक बच्ची के साथ अपराध हुआ। शुरुआती कार्रवाई में पुलिस ने तेजी दिखाई और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। बाद में जांच में सामने आया कि आरोपी कोई और था। इस तरह के मामले पर भी सवाल उठते हैं कि जांच की प्रक्रिया कितनी सटीक और संतुलित होनी चाहिए। दोस्तों, अब एक अलग दृश्य की बात करते हैं। यह तस्वीर उमर अब्दुल्ला से जुड़ी है। एक कार्यक्रम के दौरान उद्घाटन के लिए जो फीता लगाया गया था वो तिरंगे के रूप में था।
अमर अब्दुल्ला ने उसे काटने से इनकार कर दिया और सम्मान के साथ उसे सही तरीके से मोड़कर रखने को कहा। इस पर अशोक कुमार पांडे ने भी टिप्पणी की कि ये एक संवेदनशील और जिम्मेदार व्यवहार का उदाहरण है। हालांकि सार्वजनिक जीवन में अक्सर ऐसी घटनाओं पर भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती है। तो साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे अपने चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।